यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आजम तेरा एहसान है एहसान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 67 न्यूज़ एचडी की जानिब से मैं हूं आपकी होस्ट सना आफ्ताब। नाज़रीन, दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि बहुत ही कम अरसे में बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे देते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत थे हमारे लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बहुत द स्ट्रगल की, मेहनत की और जद्दोजहद की, अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया कि आज ये पाकिस्तान जिसमें हम रह रहे हैं, ये कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जद्दोजहद और मेहनत का नतीजा है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज वजूद में आया। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे गेस्ट मौजूद हैं शहजाद रोशन गिलानी। आइए इनसे इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। सर, कायद आज़म की सियासत को देखें और जो हमारे आज के हुक्मरान हैं उनकी सियासत को देखें तो आप इसके बारे में हमें क्या बताएंगे? देखिए सुना, वो सियासत की बात करने से पहले हमें समझना होगा कि सियासत का मतलब क्या है। सियासत का मतलब है मुल्क के निज़ाम को चलाना, मुल्क को चलाना। तो आज अगर आप देखें तो मुझे तो मुल्क चलता नज़र नहीं आता सही तरीके से। इसका मतलब है कहीं ना कोई गड़बड़ मौजूद है, ज़रूर मौजूद है। जी और सर। कायदे आज़म की जो सियासत थी वो मुल्क बनाने के लिए थी और वो उन्होंने पूरी की। उनकी टीम ने, उस वक्त के मौजूद लोगों ने कायदे आज़म का साथ दिया। मुस्लिम लीग की जो स्ट्रगल है उसकी बुनियाद पर जो है वो एक अजीम मुल्क पाकिस्तान बन गया। तो उन्होंने अपना जो रोल था वो प्ले किया। उनका रोल एक आज़ाद मुल्क बनाना था, वो बना के वो चले गए। जी उसके सर। बाद जो मौजूदा पॉलिटिशियंस हैं, सिर्फ पॉलिटिशियंस मुल्क नहीं चलाते, बेसिकली मुल्क जो है वो लोग चलाते हैं। सियासतदान, पॉलिसी मतलब सियासतदान से मुराद है जो लोग इलेक्टेड पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कानून बनाते हैं और फिर जो इदारे हैं वो उन कवानीन की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, तो मुल्क चलता है। जी सर। मौजूदा हालात में जब हम अपने मुल्क को देखते हैं तो हमें बहुत सारे मसाइल नज़र आते हैं, क्योंकि ना तो सही कानून साजी हो पाती है और ना ही फिर वो उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो पाती है। तो लीडरशिप का फुकदान है जिस वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाई। चंद ख़ानदान हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, चंद ख़ानदान हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं और आगे उनकी ही औलादें जो है वो हमें लीडर्स के तौर पर नज़र आती हैं। वो लीडर हों या ना हों, लेकिन चूँकि वो एक ऐसे घर में पैदा हो गए जिस घर में सियासत थी, जो घर मुल्क की सियासत चला रहा था, तो उनका ये हक ठहरा कि वो भी इस मुल्क के ऊपर आने वाले दौर में मुसल्लत हो जाए। तो बदकिस्मती से हमारे लोग भी बेहतर समझते हैं कि वो किसी बड़े बंदे की जो औलाद है उसको वो मान ले और उसके पीछे लग जाए। तो चंद ख़ानदान हमारे मुल्क की सियासत चला रहे हैं। सर, वो और चंद खानदान कौन से हैं? सब जानते हैं, शरीफ ख़ानदान है, भुट्टो ख़ानदान है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तो बहुत खिदमात होंगी मुल्क के लिए। अभी मौजूदा देखा जाए तो बिलावल भुट्टो साहब हैं, फिर हमज़ा शहबाज शरीफ हैं और चंद, मतलब आपको पता है कि एमपीए का बेटा बाद में एमपीए है और बड़े इलाकों में जो है वो ऐसे है सदाबहार एमपी है, ठीक है, मेंबर पंजाब असम्बली, मेंबर नेशनल असम्बली। तो बाप भी पॉलिटिक्स में था, फिर बेटा भी पॉलिटिक्स में आ गया। तो लाखों लोगों पर मुश्तमिल हलके में बाप के बाद आया नज़र तो बेटा ही आया। इसका मतलब कहीं ना कोई मसला ज़रूर मौजूद है। जी सर। या तो लोग सामने नहीं आते, उनकी कैपेसिटी नहीं है, या वो शायद सोचते हैं कि सिर्फ चंद लोग ही मुल्क चला सकते हैं। और जब कोई भी शख्स ये सोच लेता है कि चंद लोग ही सिर्फ मुल्क चला सकते हैं, तो फिर वही लोग मुसल्लत रहेंगे। वो गलत भी करेंगे तो उनको पूछा नहीं जाएगा, वो इस मुल्क का बेड़ा गर्क भी कर देंगे तो कोई पूछा नहीं जाएगा। तो सर, क्या आपके नज़दीक हमारे लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जैसा ख्वाब देखा था कि हमारा पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए जो आज का पाकिस्तान है, कर्जों में डूबा हुआ, क्या हमारे कायद ने ये ख्वाब देखा था कि हमारा पाकिस्तान ऐसा होगा? देखिए, यहाँ पे हर शख्स इंक्लूडिंग अस पाकिस्तान को चूना लगाने बैठा हुआ है, ठीक है। हर बंदा यहाँ पे अपनी इजारादारी चाहता है, हर बंदा पावर चाहता है, ठीक है। और जब इदारों के ऊपर क्वेश्चन नहीं होता, इदारों से पूछा नहीं जाता कि आप क्या कर रहे हैं,
उतनी देर तक कभी भी मुल्क ठीक नहीं हो सकता। और सवाल कौन पूछेगा? आप 100 लोगों को मिले, 100 लोगों को मिलना मुश्किल होगा, आप 10 लोगों को मिले, 10 के 10 लोगों से पूछे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, वो कहेंगे पॉलिटिशियंस आर करप्ट। 9 ये कहेंगे शायद कोई एक हो जो ये ना गए। आप सर्वे कर लीजिएगा। जी सर। अब जब वो 9 लोग ये कहते हैं कि पॉलिटिशियंस आर करप्ट, तो उन पॉलिटिशियंस को सिलेक्ट कौन करता है? हम करते हैं। बिल्कुल। और हम अगर गलत लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम गलत हैं, वो तो गलत है ही नहीं। हम एक गलत बंदे के हाथ में कलम पकड़ाते हैं, वो कलम से फैसले करता है और वो गलत फैसले करता है, और मुल्क का जो है वो निज़ाम दिन ब दिन ख़राब हो रहा है। कानून साजी अच्छी हो नहीं रही। असेंबलीज में जिन लोगों को हमने भेजा है वो कानून साजी ही नहीं कर सकते। वो आप असेंबली के 50% से ऊपर ऐसे लोग होंगे जिनको कानून साजी का ही नहीं पता। लेकिन सर इन लोगों को तो हम ही चूज करते हैं, आप हम जैसे लोग मिलके। बस यही बात, यही जवाब है कि ये लोग जब ठीक लोग सिलेक्ट करेंगे, इन सब लोगों को पता है कि पॉलिटिशियंस ठीक नहीं है, वो मुल्क को लूट रहे हैं, आप सही लोगों को सिलेक्ट करें। दो प्रॉब्लम्स हैं, ना तो सही लोग सामने आएंगे पॉलिटिक्स में, वो कहते हैं जी हमारा काम नहीं है, और ना ही सही लोगों को जो है वो लोग चूज करेंगे। इसका मतलब है ये कौम मौजूदा हालात में जो छितर कौम को पढ़ रहे हैं ना, छितर अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन मुझे मजबूरन यूज करना पड़ रहा है कि जो छितर इस कौम को पढ़ रहे हैं वो डिजर्व करते हैं। मतलब मैंने एक ऐसे बंदे को अगर कलम पकड़ाया है जो वो डिजर्व ही नहीं करता, फिर उसका राइट है वो मुझे जो मर्जी करे। जी सर। एक बंदा लिख नहीं सकता, एक बंदा पढ़ नहीं सकता, आप उसके साथ सदाबहार लगा रहे हैं तो आप लगाते रहे, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं कि आपको मार पड़े, आप डिजर्व करते हैं कि कोई भी खानदान इस मुल्क को लूटे और यहाँ से चला जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल फैमिली। मैं आप पूरी पूरी असेंबली की दास्तान उठा के देखें, दादा असेंबली में, बाप असेंबली में, बेटा असेंबली में, और उस हल्के के जो मसाइल हैं वो वैसे के वैसे होंगे। वहां पे सड़कें बन रही होंगी, पुलें बन रही होंगी। बदकिस्मती से हमारे यहाँ रूट कॉज खराब है, हमें रूट कॉज का नहीं पता। सड़कें, पुलें और ये सारे काम तो असेंबली के काम ही नहीं है, ये तो वो वहाँ की म्यूनसिपल लेवल के काम है। जो हमारे मिनिस्टर्स, जो हमारे इवन वजीर आला साहब तक की जो तस्वीर हैं वो लगी होती हैं बाज़ औक़ात के इस पुल की जो है वो जो तामीर जो है वो वजीर आला साहब ने शुरू की, जी सर। या इस सड़क की जो बुनियाद है वो वजीर आला साहब ने रखी। मैं आपको बता दूं आपके फोरम से कि कहीं भी किसी भी मुल्क में जो असेंबलीज हैं उनका काम है कानून साजी करना, उनका काम पुलें, सड़कें, सोलंग, नालियाँ ये बनाना नहीं है। जिस मुल्क में कानून साजी अच्छी होगी, मजबूत कानून साजी होगी, वहीं पे उस कानून साजी को इम्प्लीमेंट अच्छे से कराया जाएगा। जहाँ पे कानून साजी ही नहीं होगी वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होगी, और जिन लोगों को हम असेंबलीज में पहुँचाते हैं वो लोग कानून साजी करने के काबिल नहीं है। जी सर। ठीक है, उनमें चंद एक को निकाल के कानून साजी नहीं कर सकते हो। और आपने इसकी मिसाल आपने इंटरव्यूज में देखा होगा अक्सर कि बिल पास हो जाते हैं, पेश होता है, पास होता है, और वापसी पे पूछा जाता है जी कि बिल में क्या था, तो 90 उनमें से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें तो उस बिल का पता ही नहीं था, साइन करके आ जाते हैं। जिससे मेरी ये बात साबित होती है कि कानून साजी का लोगों को पता नहीं है जो कानून साज असेंबली में बैठे। सर अगर कायदे-आज़म की तालीमात के मुताबिक देखें तो जो हमारा मौजूदा पाकिस्तान है, क्या ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक है जैसे कायदे-आज़म ने सोचा था, या सेक्युलर के मुताबिक है? क्या ये वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमारे कायद ने देखा था? देखें, जो लीडर होता है ना वो दूर अंदेश होता है, दूर की चीज़ नज़र आ रही होती लीडर को। कायदे आज़म को भी नज़र आ रही थी। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में 68% यूथ है। जी सर। ठीक है, कायद का एक फरमान है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। लेकिन सर तो ये देखें, अभी आपने ये शेर पढ़ा, लेकिन हम अगर अपने मुल्क को देखें तो ये तो कायदे-आज़म के मुताबिक नहीं है ना? मैं वही बात करने लगा हूँ कि वो तो कह के चले गए इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। अब बच्चे तो खुद को नहीं संभाल के रख सकते, वो मुल्क को क्या संभालेंगे? बच्चे खुद कहीं नज़र नहीं आ रहे, वो मुल्क को क्या संभालेंगे? मतलब 68% यूथ है पाकिस्तान की। आप असेंबलीज में देखें कितनी यूथ है। ठीक है, जी सर। मतलब वी आर मेजोरिटी इन स्ट्रेंथ बट वी आर मिनोरिटी इन सिस्टम। सिस्टम में आपको यूथ नज़र नहीं आएगी क्योंकि इस काबिल ही नहीं है। ठीक है, जी सर। वो अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है, वो सामने आने को तैयार ही नहीं है, पॉलिटिक्स से भागती नजर आती है और फिर पॉलिटिशियंस से जो है वो चित्र खाती है। ये बच्चे कैसे मुल्क संभालेंगे?
हम बच्चे, ये हमारी बात हो रही है, हमारे जैसे लोगों की बात हो रही है, हम यूथ की बात हो रही है। मुझे आप दिखाएं सिस्टम में यूथ कहाँ है? यूथ सिर्फ पॉलिटिकल आलाकार बनी हुई है। हर पार्टी की जो वो यूथ एसोसिएशन है, यूथ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सारे लोग, सारी यूथ है, जी सर। लेकिन वो यूथ सवाल नहीं पूछती। वो यूथ गलत काम को इंडोर्स करती है, यस दे हैव डूइंग राइट थिंग्स, जबकि वो गलत कर रहे होते हैं। जब आप ऐसे काम करेंगे तो आपको ना तो कभी मौका मिलेगा, ना आप कभी सिस्टम में आएंगे। तो कायद के मुताबिक तो ये जो नौजवान है, इन नौजवानों ने मुल्क को चलाना था, और स्टैट्स भी यही हैं, नंबर्स भी यही कहते हैं कि ये नौजवान ही आगे आने वाले दौर में नौजवान होंगे, लेकिन नौजवान तैयार नहीं है अपने मुल्क को संभालने के लिए। तो इन्हें कौन तैयार करेगा फिर आगे? इनको जिम्मेदारी का एहसास लेना पड़ेगा, इनको खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, नौजवान लीडर्स को सामने आना होगा, पॉलिटिक्स में भी इवन आना होगा, कोई मैदान भी इन नौजवानों को खाली नहीं छोड़ना होगा। मैं आपको फैक्ट्स बता दूं, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगी। हम ऑन्टरप्रनोरशिप का जो इंडेक्स है उसमें हम 123 नंबर पे खड़े हैं आउट ऑफ 130। सिर्फ 7 मुल्क हैं जो हमसे भी पीछे हैं। हम बिल्कुल एंड पे खड़े हैं कारोबार करने के एतबार से। यहाँ हर बंदा नौकरी की तलाश में है, यहाँ हर बंदा नौकर बनने को तैयार है, अपना काम करने को कोई बंदा तैयार नहीं है। 123 पे हम उस हिसाब से खड़े हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के एतबार से हम 154 नंबर पे खड़े हैं आउट ऑफ 190। ठीक है जी। जी सर। और ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है तालीम, सेहत और रोजगार। हम तालीम, सेहत और रोजगार के हिसाब से 154 नंबर पे हैं। हम अपने आप में, हम पता नहीं अपने आप को क्या धोखा दे रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। सर अभी आपने बोला कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद नहीं करते, मतलब गुलामी वाली जिंदगी समझो वही बसर करना चाहते हैं। तो इन्हें कौन समझाएगा कि इन्हें खुद अपना कारोबार करना चाहिए, कि ये नहीं कि दूसरों के मतलब काम पे करें, वही काम वो आगे लेके चले। देखिए, इन्हें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करनी होगी। इन्हें आज खुद को भी गौर करना, खुद अपने आप को देखना होगा कि वो कहाँ खड़े हैं। उन्होंने मुल्क को भी देखना होगा कि मुल्क कहाँ खड़ा है, और फिर ये भी डिसाइड करना होगा कि मुल्क को इन्होंने कहाँ लेके जाना है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कोई यंग लीडर्स की कमी है। अगर जी यंग सर। लीडर्स हैं भी तो वो किसी न किसी पॉलिटिकल सिनेरियो में हैं। ठीक है, नौजवानों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये समझना होगा कि चीज़ें चेंज हों। अब अगर बात करें कारोबार की, तो कारोबार में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो अगर मुझे कोई वालिदैन सुन रहे हैं तो वो अपने बच्चे को ये गुंजाइश ज़रूर दें कि वो अपना काम करे, क्योंकि अपना काम अगर वो थोड़ा टाइम ज़रूर ले जाएगा, जी लेकिन सर। अपने काम का जो आउटकम होगा वो जॉब से कई गुना ज़्यादा होगा। वो जॉब नहीं होगी, वो बड़े लोगों का जो है वो वसीला बनेगा। तो एक तो ये जो पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को कि सरकारी नौकरी कर लें, सॉरी टू से सरकारी नौकरी, कितने लोग हैं जो अपने मुल्क की खातिर सरकारी नौकरी ठीक से कर रहे होंगे? जितने इदारे प्राइवेटाइज हो जाते हैं वो ठीक परफॉर्म करते हैं, जितने इदारे गवर्नमेंट हैं वो कमज़ोरी से काम कर रहे होते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि हमने सरकारी अफसरान ने उस तरीके से अपने इदारे को लिया ही नहीं होता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं वो अच्छा काम करते हैं, जबकि अगर हम सरकारियों को देखें तो वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मैं इधर सरकारी इदारों पे या सरकारी लोगों पे तनकीद नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि जो प्राइवेट इदारे होते हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो मजबूत होती है। वहाँ पे पूछा जाता है भाई 8 से, अगर 4, 8 से 5, 8 से 9 आपका टाइम है तो उस टाइम में आपने क्या किया, जी सर। उनको जवाब देना पड़ता है। जिन इदारों में जिस जगह पे जवाब देना पड़ता है ना, वहाँ पे कंट्रोल होता है, और जहाँ पे कंट्रोल होता है वहाँ पे रिजल्ट आता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ गवर्नमेंट इदारों में जो है वो उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि उनको ऊपर से उस तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाता। फिर जब गैप आता है तो वो रिजल्ट नहीं दे पाते। मैं आप एक बड़ी सख्त बात करने लगा हूँ। जितने भी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जितने भी साबका सरबराहान गुजरे हैं, जी आप सर। उनके लिविंग स्टाइल्स देखें, आप उनकी इनकम्स देखें, आप उनके हालात देखें, वो जो है आपको उनमें से कोई शख्स भी खसारे में नजर नहीं आएगा। जी। जब आप उस इदारे को देखेंगे जिसको वो हेड कर रहा था, वो इदारा आपको खसारे में मिलेगा। तो मेरा ख्याल है मैं आपकी बात का जवाब दे पाया हूँ कि जब आपके अर्निंग से ज़्यादा आपके रिसोर्सेज हों, आपने क्रिएट कर ली हो, तो डेफिनेटली आपने वो चुना, मुल्क को लगाया होगा। और ये सिर्फ आप पॉलिटिशियंस पे ना जाए कि ये सिर्फ पॉलिटिशियंस करते हैं।
ठीक है। यहाँ पे हर शख्स जो है वो ये ज़हन बना के बैठा है कि कहाँ मैं अपने इस मुल्क को चूना लगा सकता हूँ, जी क्योंकि इस मुल्क को हमने अपना मुल्क पता नहीं क्यों समझा ही नहीं। अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर आती है जी कि यहाँ पे पॉलिटिकल इजारादारी है, यहाँ पे अस्करी इजारादारी है। तो जब तक इस मुल्क के लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं देखेंगे, वो आंखें बंद करके जो शिकार हो जाता है उनका, उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो यहाँ पे हर तरह की इजारादारी कायम रहेगी। इजारादारियाँ हमेशा तब टूटती हैं जब वहाँ के लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो अपने मुल्क के ऊपर जो है वो अपने मुल्क को जिम्मेदारी से चलाते हैं। और जिस दिन इस मुल्क के नौजवानों ने ये कायदे आज़म साहब की बात जो है वो अपने दिल से लगा ली ना कि इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, सर उस दिन ये मुल्क तरक्की भी करेगा, उस दिन ये मुल्क आगे भी बढ़ेगा। लेकिन सख्तियाँ बहुत होंगी, जी मुश्किलात बहुत होंगी, परेशानियाँ बहुत आएंगी, क्योंकि नौजवान जब आगे आएंगे उनको रोका भी जाएगा, उनको परेशान भी किया जाएगा। लेकिन जब ये चेंज का प्रोसेस शुरू हो जाएगा ना, तब इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। कोई भी जो इजारादारी इस मुल्क के ऊपर कायम है वो ख़त्म हो ना हो, वो कम ज़रूर हो जाएगी। जी तो सर ये इस सारी बात से ये नतीजा निकला कि किसी भी मुल्क की जो तरक्की है वो लोगों पे मुनहसर करती जी है। जब लोग तरक्की करेंगे, जब लोग ठीक होंगे, तो ये मुल्क ठीक होगा। आज हम कहते हैं इमरान खान बहुत, बड़े लोग कहते हैं इमरान खान बहुत अच्छे हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने भी कहा, लोगों ने भी कहा, बुजुर्गों ने भी कहा, नौजवानों ने भी कहा, बच्चों ने भी कहा, सबको इमरान खान पसंद है। लेकिन हम सुनते हैं अच्छी टीम नहीं है। जी अच्छी टीम कहाँ से आएगी भाई? क्या अच्छी टीम हम इंपोर्ट करें? हम बाहर से लोग मंगाएं अच्छी टीम? इस मुल्क के लोगों ने ही मुल्क को चलाना है, तो अपने ऊपर काम करने की जरूरत सर अगर हम अपने तालीमी निज़ाम को देखें तो क्या ये जो हमारा तालीमी निज़ाम है ये हमारे कायदे की मतलब अगर हम उनकी रोशनी में देखें उनके कॉल के मुताबिक देखें तो ये वैसा है हमारा तालीमी निज़ाम जो आज के बच्चों का है। है। 70 साल से हमारा निज़ाम तालीम जो है वो चेंज ही नहीं हुआ, वो वही निज़ाम तालीम चल रहा है जो हमें मिला। ठीक है, ये आपकी पूरी बात का लेकिन जवाब सर है। ये भी तो देखें जो ठीक है, हमारे आज के बच्चे हैं वो तालीम से ज़्यादा डिग्रियों पे वो करते वो फोकस की डिग्री मिलनी चाहिए ये होना चाहिए। देखें देखें ये डिज़ास्टर है। हमारी डिग्रियां, हमारा तालीमी निज़ाम वो डिज़ास्टर पैदा कर रहा है। उस डिज़ास्टर को अगर आप देखना चाहें ना कि वो क्या डिज़ास्टर पैदा कर रहा है, तो आप सर्वे करें, 100 लोगों को फिर मिलें, 100 फिर मिलना मुश्किल होगा, 100 ज़्यादा, आप 10 लोगों को मिलें जिनकी डिग्री ख़त्म हुई हो, आपको 9 मायूस मिलेंगे उसमें से। सर ये भी तो देखें ना डिग्रियां होती है बच्चों के पास लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होता तालीम नहीं काम नहीं होती। होता उनको, उनको करना नहीं आता, उन्होंने सीखा नहीं होता, उन्होंने वक्त नहीं गुजारा होता, उन्होंने वो जो कि जिसे कहते हैं ना धक्के खाना, उन्होंने वो धक्के नहीं खाए होते। आप गंदुम खा सकती हैं? अगर अभी आपको गंदुम दी जाए, आप गंदुम खा जाएंगी? गंदुम को खाने के काबिल बनाने के लिए आपको चक्की में से गुजारना पड़ता है उसको, फिर आटा बनता तो है, सर यही तो मेरा पॉइंट, उस आटे की रोटी बनती है। सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो यही था ना। देखें अगर बच्चों को डिग्री दी जाए उसके साथ तालीम भी तो जरूरी है। जब बच्चे तालीम ही नहीं हासिल करेंगे डिग्री लेके चले जाएंगे तो वो हाँ जी, तो नहीं है ना जो हमारे कायद का वो वो था। डिग्री सिर्फ वो आप उसको वो जहाज बनाएं उसका और उसको उड़ा दें, क्योंकि उसके अलावा वो डिग्री किसी काम की नहीं है। मैक्सिमम वो किसी कमरे की हदूद में दाखिल करने के लिए शायद वो आपका टिकट हो कि आपको कोई अंदर जाने के, यस यू आर ग्रेजुएट, ठीक है। लेकिन जितनी देर आपको काम नहीं आता कोई आपको नहीं रखेगा। और यूनिवर्सिटियां बदकिस्मती से हमारे तालीमी इदारे डिज़ास्टर पैदा कर रहे हैं, और इस वजह से पैदा कर रहे हैं कि उनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। जी सर ठीक है, बच्चे सुनी सुनाई बात पे एडमिशन ले लेते हैं, कज़न ने लिया तो वो कर लिया, मेरे मामू के बच्चे ने एडमिशन लिया था इसलिए मैंने ले लिया, दोस्तियां निभाने के चक्कर में। और फिर जब 4 साल बाद निकलते हैं तो कोई 10,000 की नौकरी देने को तैयार नहीं है उनको, क्योंकि उनको कोई काम नहीं आता। ठीक है, और अगर आपको काम आता है, आप एक या तो है आप ह्यूमन लाइबिलिटी हैं, जब आप लाइबिलिटी हैं आपको कोई नहीं बर्दाश्त करता। जब आप ह्यूमन रिसोर्स है ना, आपको काम आता है, लोग तो आपको डबल पैसे दे के अपने पास रख लेते हैं कि यार आपने नहीं जाना। यहाँ पे सैकड़ों नौकरियां आती हैं, लोग करने को तैयार नहीं। हम चूंकि जॉब्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लोगों के जहन में चल रहा होता है 50,000 की नौकरी मिले, फिर कह रहे होते हैं घर के करीब दफ्तर हो, फिर कह रहे होते टाइमिंग ज़रा इजी हो, में मतलब मसला ना हो कोई 8 घंटे काम करना। 18-18 घंटे लोग काम करते हैं, मैं आपको बता दूं। मेरे एक दोस्त हैं, उनका बहुत ज़बरदस्त सेटअप है, तो उन्होंने एक दिन व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया हुआ था, बहुत ज़बरदस्त स्टेटस था।
उन्होंने कहा लोगों को हमारी ऐश नज़र आती है। वो ग्लासेस लगाते हैं, तो उन्होंने जी। ग्लासेस उतारे हुए थे उस वीडियो में। तो उन्होंने कहा लोगों को हमारी आंखों के गिर्द हल्के और 18 घंटे किया हुआ काम नज़र नहीं आता। सो आई विल एडवाइस, अगर हमें कोई सुन रहा है तो उसको मैं ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपने किसी की कामयाबी देखनी है ना, सिर्फ उसकी लाइमलाइट ना देखें, जी। उसने वो जो उस चक्की से वो जो गुजरा है ना, वो चक्की देखें और उस चक्की को फॉलो करें, आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो बदकिस्मती से हमारे तालीमी निज़ाम हमारा तालीमी निज़ाम भी वीक है, हमारे तालीमी इदारे भी वीक हैं, और हमारे उन तालीमी इदारों से निकले हुए बच्चे बहुत वीक हैं। सर, अभी आपने कहा हमारा तालीमी निज़ाम वीक है, लेकिन तब मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आपने कहा था नहीं हमारा जो तालीमी निज़ाम वो कायदे के मुताबिक ही अभी तक चेंज ही नहीं हुआ। नहीं नहीं, ये नहीं कहा मैंने, आपने मिसरीड कर लिया। मैंने ये कहा है कि जो निज़ाम 70 साल से एक ही चल रहा है तो वो ठीक तो नहीं है ना। इंडिया ने चेंज कर लिया। आज इंडिया इंडिया अमेरिका का सारा काम इंडिया में, टेक्नोलॉजी का सारा काम इंडिया में हो रहा है। बाकी बड़ी कंपनीज के जो सीईओज हैं वो इंडिया से हैं। बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के, गूगल का सीईओ इवन इंडिया से है। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडिया से। इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हमारा दुश्मन हमारे लिए बस इतनी हद तक है कि हम उसे गालियां निकालें। जी। वी कैन नॉट कम्पीट आवर एनिमीज। क्यों? क्योंकि हमारे इदारे वो बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे जो दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दें। आज आपने इंडिया की ईंट से ईंट बजानी है ना, तो आपको ग्रो करना पड़ेगा, आपको उनके मुकाबले पे आना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि उनका आईटी टर्नओवर कितना है, आपको देखना होगा कि वो तालीम में हमसे कितना आगे है। हम कहाँ खड़े हैं? हम जहाँ खड़े हैं मैंने आपको बता दिया कि 154 नंबर पे खड़े हैं हम, तालीम, सेहत और रोजगार के हिसाब से 154 आउट ऑफ 190। खुद ही हिसाब लगा लें, सबको पता चल जाएगा। वैसे तो हम बहुत ही फन्ने खां किस्म की कौम है, लेकिन जब ये फैक्ट्स सामने आते हैं तो बंदा परेशान हो जाता है। सर, जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं इनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मौजूदा हुक्मरान को कोई मैं पैगाम नहीं देना चाहूँगा। मैं नौजवानों को पैगाम देना चाहूँगा कि इनको मौजूदा हुक्मरान बनने की ज़रूरत है, इनको सिस्टम में आने की ज़रूरत है, और इनको अपने मुल्क के लिए, अपने निज़ाम के लिए लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हमने डिसाइड ये करना है कि हम हमारे आने वाले दौर में कुछ 100 साल बाद, 60 साल बाद जो हमारे बच्चे हमारी उम्र के होंगे, वो भी इस तरह रोते नज़र आएंगे, या वो ये कहेंगे कि हमारे बड़ों ने जो है वो अच्छा काम किया। जी। फ्रॉम टुडे, आज कायदे आज़म की यौम पैदाइश है, उस लीडर की यौम पैदाइश है जिसने हमें ये मुल्क दिया। जी सर। ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने भी कायदे आज़म के साथ काम करके ये मुल्क हमें दिया। हर ख़ानदान के कोई ना कोई कुर्बानी इस मुल्क को बनाने में शामिल जी। है। आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे बुजुर्गों ने तो ये मुल्क बना दिया, बनाना उनका काम था, इसको संवारना, इसको निखारना, इसको चलाना वो हमारा काम है। जी सर। अगर हम ये काम एहसन तरीके से नहीं कर रहे, अगर हम इस काबिल नहीं हैं तो हमें इस काबिल, अगर हम इस काबिल हैं तो हमें सामने आना है। ठीक है, अदरवाइज ये मुल्क इसी आने वाले 60 70 100 सालों में भी इसी तरीके से रहेगा, और हम जैसे लोग बैठ के बस इंटरव्यूज कर रहे होंगे, और एक दूसरे, हमें पता है ना कि पॉलिटिशियंस ठीक नहीं है, जी। तो ठीक लोग सामने आए। हमें ये भी पता है कि और लोगों को ये पता है कि ठीक गलत लोगों को हम चूज कर रहे हैं, तो वो सही लोगों को चूज करें। सिस्टम में पढ़े लिखे लोग आए, वो कानून साजियां करें, वो इम्प्लीमेंटेशंस कराएं, मुल्क तो खुद सेट हो जाएगा। यहाँ पे हर बंदा इस मुल्क को चूना लगाने बैठा हुआ है, इंक्लूडिंग अस। जी सर। लोग भी चूना लगा रहे हैं, जो चलाने वाले हैं वो भी चूना लगा रहे हैं, और इस चूने के नतीजे में हम 154 नंबर पे खड़े हैं। जिस दिन इस कौम में शऊर, तालीम और सिस्टम में सामने आने की करज पैदा होगी ना, उस जी दिन सर। मुल्क बदल जाएगा। जी सर। कोई कायदे की आप बात कहना चाहें हमें, हमारे यूथ को? देखें, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जी। ईमान बहुत ज़रूरी, इत्तेहाद मतलब मिलकर रहना। हमने जब अलहदा मुल्क हासिल करने की स्ट्रगल शुरू की, उसकी बुनियाद जो थी वो थी राइट्स का ना मिलना। आज हमें सोचना होगा कि हम सबको इक्वल राइट्स दे रहे हैं, हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम डिफरेंस ऑफ लिविंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम कितने लोगों को इंक्लूज कर रहे हैं अपने साथ। ठीक है, क्या हम इंक्लूसिविटी पे यकीन रख रहे हैं? ये इत्तेहाद है। जी। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, यानी कि तंजीम साजी, हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। और जब
नौजवान ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, तंजीम बन जाएंगे, इस मुल्क की तंजीम बनेंगे, किसी स्पेसिफिक पार्टी या किसी स्पेसिफिक माइंडसेट की नहीं, इस मुल्क की तंजीम बनेंगे। और जब वो अपनी पार्टी से गलत करने पर सवाल करने की ताकत रखते होंगे, तब ये मुल्क अजीम मुल्कों में शुमार होगा। ठीक है, जब हम पूछेंगे कि हाँ जी मैं आपकी पार्टी से हूँ, मैंने आपको वोट दिया है, बट ये काम आपने गलत किया है। इस पोजीशन में आने के लिए नौजवानों को अपने ऊपर बहुत सारा काम करना होगा, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। तो जब इस तरह के नौजवान तैयार हो जाएंगे, 1 करोड़ अगर तैयार हो जाए ना, 1 करोड़ नौजवान तैयार हो जाएं, वो मुल्क की खातिर सोचें, वो मुल्क की खातिर जिएं, तो बाकी 22-23 करोड़ को ये बिल्कुल ठीक कर दें। तूने इस बाग को सजाया है अपने लहू से, तूने इस बाग को सजाया है अपने लहू से, तेरी खुशबू से ये तेरा बाग हमेशा महक। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे और हमारे शो का वक्त खत्म हुआ। हमें और हमारे गेस्ट को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।